हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कोर केमिस्ट्री क्लासेस। मेरा नाम है मानस कुमार सिंह। मस्ट बी नोइंग मी बाय नाउ इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर्स फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है जी। तो दिस इज आवर 13th वीडियो लेक्चर और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड वेपर डेंसिटी, इट्स रिलेशन विद अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। So without wasting any further time, let us start our lecture for today. So it is percentage composition। क्या होता है भाई percentage composition? आइए सीखते हैं। इसे डिफाइन करते हैं। It is the percentage of any element present in a compound। एक कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का जो परसेंटेज होता है उसे ही हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये हमेशा कंपाउंड का ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जैसे मीथेन है, ठीक है। मीथेन में कार्बन का परसेंटेज कितना है? तो कार्बन का मास हो गया 12, टोटल मास है 12 और 4 16 इंटू 100, यानी ये कितना आ गया? ये आ गया 3/4, तो ये आ जाएगा 75%। सो दिस इज व्हाट वी कॉल परसेंटेज कॉम्पोजिशन। एक कंपाउंड में ये जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है ये कभी नहीं बदलता, यानी परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज यहाँ कितना हो जाएगा फिर? 25%। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड रिमेन्स फिक्स्ड, ऑफ एनी कंपाउंड रिमेन्स फिक्स्ड। ये फिक्स्ड रहता है, ये चेंज नहीं करता है। और इरेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, कितना अमाउंट है कंपाउंड का, इस पे भी डिपेंड नहीं करता है। क्या मतलब सोर्स है कंपाउंड का, कंपाउंड कहाँ से लेकर के आया गया है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है जी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब किस मेथड से कंपाउंड को बनाया गया है उस पर भी डिपेंड। और इसे कहते हैं दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर डेफिनिट कॉम्पोजिशन, या फिर लॉ ऑफ डेफिनिट कॉम्पोजिशन। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक बात को समझ लेंगे कि अगर किसी कंपाउंड में अगर हम लोगों को पता चल गया कि ये परसेंटेज चेंज कर गया, तो इसका मतलब कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी चेंज कर जाएगा। ठीक है। अब यानी जैसे ये कहना क्या चाह रहे हैं हम, आपसे कोई पूछ दे कि इथेन है, इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, तो आप बोलिएगा कि 2 कार्बन है, मतलब 24 प्लस 24 डिवाइडेड बाई परसेंटेज ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई टोटल का वजन, तो 24 और 6 30 इंटू 100। तो इसे 3 से काटा जाए तो इट वुड बी 8/10 इंटू 100, यानी कि इट वुड बी 80%। तो ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये कभी चेंज करने वाला नहीं है। अगर हम लोग इथेन कहीं से लाते हैं यही कार्बन का परसेंटेज रहेगा, कैसे भी बनाते हैं यही कार्बन का परसेंटेज रहेगा, कितना भी इथेन लेकर के आते हैं यही कार्बन का परसेंटेज। तो इसमें क्वेश्चंस दो टाइप के पूछे जाते हैं। सबसे पहला टाइप 1, इसमें कंपाउंड का फॉर्मूला देगा, कंपाउंड गिवन, परसेंटेज आस्क्ड, परसेंटेज पूछ लिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपसे भी पूछ लिया है यहाँ पर। तो ये जैसे ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन 85% प्योर अमोनिया। तो जैसे ये सवाल, तो आप अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन कितना है भाई? 14 बटे टोटल का मास कितना है? 17, इंटू क्या करेंगे? इंटू 100 करेंगे, तो क्या निकलेगा? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ जो अपना अमोनिया है वही 85% प्योर है, तो इसलिए 100 की जगह 85 लेना पड़ेगा। तो ऐसा कर लें, 85/100 से गुना कर लें, यानी जो आपका आंसर आ रहा था उसके आप रहने दीजिए, जो नॉर्मली आप करते हैं वो करिए,
एंड मल्टीप्लाई इट बाई 85 बाई 100, यानी 85% से मल्टीप्लाई कर देना। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा 5 70%। नहीं तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी टाइप 2 का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, उसमें आपको बोलेगा कि एलिमेंट दिया रहेगा, ठीक है? तो परसेंटेज ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट इज गिवन। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज दिया रहेगा, ठीक है? अब यहाँ दो सिनेरियो बनते हैं। पहला कि उसका नंबर भी गिवन होगा, और या तो नंबर नॉट गिवन, वो दिया हुआ नहीं होगा। एग्जैक्ट संख्या दी हुई होगी, या तो दी हुई होगी या तो नहीं दी हुई। अगर दी हुई होगी देन वी कैन कैलकुलेट एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास, यानी कंपाउंड का एग्जैक्ट मास हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन यहां नॉट एग्जैक्ट, रेदर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इज कैलकुलेटेड। यहां मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखाऊं कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा हो कि अ कंपाउंड consists of 3 atoms of sulfur comprising, uh, let us take 48% of total mass. Find, अब यहां देखिए 3 एटम, एग्जैक्ट सल्फर के कितने एटम से भाई? तो 3 एटम से। तो ये संख्या एग्जैक्टली गिवन। अब अगर ये नंबर एग्जैक्टली गिवन है तो हम लोग एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो फाइंड मॉलिक्यूलर मास। तो अब देखिए मॉलिक्यूलर मास निकाला जाए कितना भाई? तो मॉलिक्यूलर मास आएगा, 3 एटम है सल्फर के, तो 3 एटम का वजन कितना हो जाएगा? 3 × 32, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल कंपाउंड का वजन हम x मान लेते हैं, इंटू 100, ये 48% के बराबर चाहिए। अब अगर इसे कैंसिल आउट थोड़ा सा करें तो ये आ जाएगा 1 और 16, और ये काटे तो ये आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू आएगी 200। तो 200 ग्राम पर मोल, यही होगा मॉलिक्यूलर मास किसका? तो पूरे कंपाउंड का। एक तो ये हो गया जब आपको एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जहां एग्जैक्ट नंबर ना दिया हुआ हो। तो जहां एग्जैक्ट नंबर ना दिया हुआ हो वैसे टाइप के क्वेश्चन, अ कंपाउंड हैज 11.2% ऑफ आयरन बाई मास, फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ इस टर्म का यूज करेगा कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा कंपाउंड। क्या बोल रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर जो आयरन है वो आयरन का परसेंटेज है 11.2%। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए हम लोग मानेंगे कि कंपाउंड में एक आयरन का एटम है। तो एक आयरन का एटम का वजन होता है 56, डिवाइडेड बाई पूरे कंपाउंड का वजन x इंटू 100 इज इक्वल्स टू 11.2। तो अगर देखा जाए तो ये कटेगा तो ये होगा 0.2, तो ये x विल बी 500 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से ये होगा। आप इस बात को समझिए कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए वी हैव टू टेक जस्ट 1 एटम ऑफ आयरन, फॉर द मैक्सिमम वी कैन टेक एज मच एज वी वांट। उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, 10 लीजिए, 15 लीजिए, 20 लीजिए, जितने आयरन के आप नंबर्स ले सकते हैं लीजिए, करोड़ों में हो सकते हैं। तो फिर वो अनसर्टेन है। बात समझ में आ रही होगी। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट के लिए वी हैव टू टेक जस्ट वन ऑफ द पर्टिकुलर एटम। अब आप एक बात और समझिए कि जो मॉलिक्यूलर वेट है मिनिमम के लिए हमने एक आयरन माना है, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो जो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड का होगा वो भी या तो 500 होगा, या तो 1000 होगा, इसी के मल्टीपल्स में होगा, या तो 1500, या तो 2000, या तो 2500, इस तरीके से ही वैल्यू। चलिए अब इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे जाए। जैसे ये क्वेश्चन रहा
फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन 66% प्योर NH42SO4 सैंपल। तो इसे सॉल्व करते हैं। NH4 होल ट्वाइस SO4, इस पूरे का मोलर मास कितना है? ये हो गया पूरा 18 इंटू 2 प्लस ये हो गया पूरा आपको 32 प्लस 64, तो ये आ जाता है 36, 32, 64, 12, 12, 13, 132 ग्राम पर मोल। 132 में नाइट्रोजन का वजन है, दो नाइट्रोजन के एटम है, तो 28, 28 बटे 132 इंटू 100, लेकिन यहाँ 100 तो नहीं होगा, यहाँ 66% प्योर सैंपल है, तो इसलिए 66/100 से मल्टीप्लाई करना, तो वैल्यू आकर के बैठ रही है 14%, इट इज सी 14%। अब बात कर ले हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज अबाउट। अब देखिए ये वही सवाल है कि जहां फॉर्मूला दिया है, यहाँ भी फॉर्मूला दिया था, परसेंटेज पूछ रहा है, फॉर्मूला दिया था, परसेंटेज पूछ रहा है, वेरी सिंपल। अमोनिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज, इस पूरे का मोलर मास 60 होता है, मुझे याद है, आप कैलकुलेट करिए, ठीक है। और दो नाइट्रोजन है तो उसका 14 इंटू 2, सॉरी सॉरी ये नहीं, 28, 28 अपॉन 60 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 280 अपॉन 60, तो ये 4, 6, 6 इस तरीके से चलेगा, 46.66। अब देखिए जैसे ये भी एक सवाल रहा, a quantity of 5 ग्राम of crystalline salt when rendered anhydrous, ठीक है जी, नहीं होता है जैसे M2SO4 डॉट XH2O, इस तरीके से फॉर्मूलाज होते हैं ना, CuSO4 डॉट 5H2O, इस तरीके से फॉर्मूलाज होते हैं, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो व्हेन रेंडर्ड एनहाइड्रस लॉस्ट 1.8 ग्राम वाटर, तो बोलता है कि जब भी ऐसा कोई सॉल्ट था, इसको एनहाइड्रस कर दिया, एनहाइड्रस मतलब ये वाटर को हटा दिया, ये वाटर को हटा दिया, तो कितना वजन कम हुआ? तो लॉस्ट 1.8 ग्राम, यानी ये 1.8 ग्राम क्या था? ये पानी था, तो मोल कितने हो गए? तो 0.1 मोल, ठीक है। और अब बात करें तो फॉर्मूला मास ऑफ द एनहाइड्रस सॉल्ट, ये जो एनहाइड्रस सॉल्ट है इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी पूरे फॉर्मूला का जो मास है वो है 160, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब आप ऐसे समझिए कि पूरा था 5 ग्राम, उसमें से 1.8 ग्राम पानी था, यानी 5 ग्राम में था 1.8 ग्राम पानी, तो परसेंटेज है कुछ। अब ये परसेंटेज तो फिक्स्ड रहेगा, तो 5 ग्राम में 1.8 ग्राम था, तो ये तो 5 ग्राम में क्रिस्टल भी था ना, वाटर भी खुद भी था, वाटर खुद भी था। तो एनहाइड्रस की बात करें तो कितना हुआ? तो एनहाइड्रस हुआ 3.2 ग्राम, तो 3.2 ग्राम अगर एनहाइड्रस है तो 1.8 ग्राम वाटर है, तो इसका मतलब 160 ग्राम अगर एनहाइड्रस होगा तो कितना ग्राम वाटर होगा? तो ये देखा जाए तो ये इसके कितने गुना है? तो इट इज, कितने गुना है भाई? 32 पांजा 160, ये 50 गुना है, तो 1.8 के 50 गुना, यानी कि ये रेशियो है, सिंपल रेशियो समझ लीजिएगा, ये 90 ग्राम आएगा। अब 90 ग्राम मतलब वाटर के कितने मोल? तो 5, तो ये आना चाहिए, जैसे ये 5H2 है वैसे ही 5, बहुत सिंपल है, वो रेशियो तो फिक्स्ड रहेगा ना। अगला सवाल, परसेंटेज ऑफ आयरन प्रेजेंट इन आयरन ओर Fe 0.93 और O। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? Fe है 0.93O, इसके लिए थोड़ा सा रेडॉक्स रिएक्शन का नॉलेज चाहिए, अभी मैं आपको समझा दिए देता हूं, बहुत आसान है। इसको ऐसे समझिए कि अगर 0.93 की जगह 93 आयरन होगा तो उसके लिए 100 ऑक्सीजन लगेगा, एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है, तो टोटल माइनस कितना होगा? तो टोटल -200। तो 93 आयरन को मिलाकर के कितना प्लस करना पड़ेगा? तो +200 करना पड़ेगा, सही है। अब इसमें कुछ आयरन +3 वाला होगा तो कुछ आयरन +2 वाला होगा, तो अगर मैं बोलता हूं कि नाउ लेट अस सपोज कि इस 93 आउट ऑफ 93 एक्स आयरन है +2 वाला, या एक्स मान लेते हैं +3 वाला, एक्स क्या है? +3 वाला, तो 93 माइनस एक्स होगा +2 वाला,
तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये x नंबर है और मतलब x आयरन है, +3 चार्ज होल्ड करते हैं, और 93 माइनस x आयरन है जो +2 चार्ज होल्ड करते हैं, और इनके टोटल चार्जेस को अगर मैं जोड़ दूं तो इट विल गिव अस +200। तो 93 माइनस x इंटू 2 प्लस 3x शुड बी इक्वल टू 200। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 186 माइनस 2x प्लस 3x, तो x ही आ जाएगा, और ये 14 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 14, यानी x की वैल्यू आ गई 14। और 93 में 14 का मतलब कितना परसेंट हुआ, तो 14 यानी आयरन का परसेंटेज पूछ रहा है ना इन आयरन ओर, तो कितना हो जाएगा 14 अपॉन 93 इंटू 100। सो दिस शुड बी, यानी अगर टोटल आयरन में बात किया जाए कि कितना परसेंटेज है, तो टोटल आयरन में तो ये आ जाएगा करीब करीब, ये घटा जाए 7 से तो 2 और 2, सॉरी 1 और 3 और 0.2 समथिंग, तो ये 1/6, 15% के ही करीब आएगा आंसर। तो ये होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि इफ द परसेंटेज इज आस्किंग, अगर पूछ रहा है कि भाई टोटल आयरन में आयरन का कितना परसेंट होगा, तो अगर आयरन 93 है तो उस 93 में 14 होगा आयरन 3 प्लस, तो उसका परसेंटेज हम लोग बता सकते हैं। इफ इट इज आस्किंग अस अबाउट द टोटल मास, तो फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर टोटल मास के बारे में पूछा जा रहा है तो मास भी निकाला जा सकता है, मास भी निकालना सिंपल ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, देख लेते हैं हम। मास अगर पूछा जा रहा है तो वी कैन से कि भाई आप ये देखो कि टोटल मास कितना है, तो टोटल इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, तो वो है 0.93 इंटू 56 प्लस 1 इंटू 16 ग्राम। तो ये टोटल वजन आ गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। अब इसमें आप समझिए 93 में अगर 14 है, 93 में अगर 14 है क्या, 93 में अगर 14 है +3 वाला आयरन, तो 0.93 में 0.14 होगा, तो 0.14 इंटू 56 ये है आयरन +3 का मास, तो परसेंटेज में कैसे निकलेगा, तो डिवाइडेड बाई ये टोटल मास इंटू 100, सिंपल। तो ऐसे भी करके चेक कर सकते हैं if any of the options is matching like that। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे, कॉर्टिसोन इज अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कंटेनिंग 21 एटम्स ऑफ कार्बन पर मॉलिक्यूल। यहाँ भी आपको देखिए संख्या दिया हुआ है और आपको एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। तो देखिए 21 एटम है किसके, कार्बन के, तो कार्बन मतलब टोटल मास है 12 डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का वजन x इंटू 100 शुड बी इक्वल्स टू 69.98। तो इसको ऐसे कर ले 70 मान लेते हैं 70, तो एक जीरो और जीरो कैंसिल, और ये 7 से काटो 3, तो ये आ जाएगा कितना x इज इक्वल्स टू 360 के करीब। अगला सवाल भी एकदम ठीक ऐसा ही है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड इज 4%, इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इज। अगर ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना है, तो वो 4% है, तो 4% है, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए हम लोग बोलेंगे कंपाउंड में एक ही ऑक्सीजन का एटम है, एक ऑक्सीजन है अगर, तो एक ऑक्सीजन का वजन हो गया 16 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट हो गया x इंटू 100 विल बी इक्वल्स टू कितना भाई, तो 4%, तो ये आ जाएगा कितना 14, x शुड बी नियरली 400। तो आंसर या तो 400 होगा या तो 800 होगा या तो 1200 होगा इन दिस। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। empirical formula we will take up in the next video lecture, otherwise the video lecture will get too long, है ना। प्रीवियस वीडियो लेक्चर अपना काफी लंबा हो ही गया था, तो इसको इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर लेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में। दैट इज इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, सी यू, बाय टिल देन, बाय।